सभी मित्रों को नमस्कार। प्रयाग शुक्ल जी पर चल रहे एकाग्र की यह 23वीं कड़ी है और इस सुदीर्घ एकाग्र की यह कड़ी खास भी है। खास इसलिए भी है कि आज हमारे समय के एक वरिष्ठ चित्रकार और लेखक गुलाम मोहम्मद शेख जी जुड़ रहे हैं। वे प्रयाग शुक्ल जी से जुड़ी बातचीत करेंगे, उनकी कला समीक्षाओं पर बातचीत करेंगे और उनसे अब तक के संबंधों से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग भी हमसे साझा करेंगे। मित्रों, यह कड़ी 23वीं कड़ी इसलिए भी खास है कि अब हम लोग इस एकाग्र को विराम देंगे। कल प्रयाग शुक्ल जी से संवाद होगा और उनसे संवाद के साथ यह एकाग्र भी समापन को प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छी चर्चा रही, हर कड़ियों का अपना महत्व रहा और आज हमारे लिए भी यह सुखद है कि इस 23वीं कड़ी में हम एक वरिष्ठ सर्जक को सुनेंगे जो न सिर्फ अपने बेहतरीन चित्रों के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपने लेखन के लिए भी जाने जाते हैं, अपनी कविताओं और अपने गद्य दोनों के लिए। निरखे वही नजर पर हमने पहले भी बातचीत की है और आज भी अगर कोई ऐसा प्रसंग आया तो उस पर बातचीत होगी, जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गुलाम मोहम्मद शेख जी की। चूंकि यह एकाग्र प्रयाग शुक्ल जी पर केंद्रित है तो जाहिर है कि प्रयाग शुक्ल जी के लेखन और उनके सर्जनात्मक अवदान पर भी चर्चाएं होंगी। और आज गुलाम मोहम्मद शेख जी प्रयाग शुक्ल के बहाने कला दुनिया और साहित्य दुनिया से जुड़ी बातें करेंगे। और जी शेख साहब, मित्रों, अभी कुछ तकनीकी समस्या संभवतः आई हुई है, मगर शीघ्र ही शेख साहब हमसे जुड़ जाएंगे। शेख साहब एक बार दोबारा से लिंक को क्लिक करके जोड़ने की कोशिश करें। और मित्रों, जब तक कि वे आते हैं तब तक हम लोग क्यों नहीं प्रयाग शुक्ल जी की एक दो कविताओं से गुजरते हैं और फिर अपने वरिष्ठ कलाकार को सुनेंगे। जी वे आ गए हैं। जी शेख साहब, स्वागत है। जी आप आ गए हैं, स्वागत है। माफ कीजिएगा, नीलिमा का फोन आ गया था तो मैंने बता दिया कि कार्यक्रम जी अभी। चलिए जी हाँ, जी आपका स्वागत है। और मैं कह रहा था कि इस कड़ी में हम लोग एक वरिष्ठ कलाकार के द्वारा एक दूसरे वरिष्ठ कला समीक्षक और सर्जक प्रयाग शुक्ल जी पर सुनेंगे। आप क्या राय रखते हैं उनके रचनात्मक अवदान पर, हम इसे जानेंगे और किस तरह से चित्रकार और कला समीक्षक के अपने संबंध विकसित होते हैं इसको भी समझेंगे। बतौर आर्ट क्यूरेटर भी कई सारे काम किए हैं प्रयाग शुक्ल जी ने, उसकी भी चर्चा होगी। तो शुरुआत क्यों नहीं शेख साहब उस पहली मुलाकात से ही की जाए जो आप दोनों की रही। जी स्वागत। देखिए, हम दोनों 80 के दशक में प्रवेश कर गए हैं। हालांकि मैं 3 साल आगे निकल चुका हूं,
लेकिन वो भी कुछ कम नहीं है। तो अब इस वक्त पर याद करना मतलब कि करीब 50 साल या 50 साल के ऊपर की स्मृतियों को फिर से दोहराना या कहीं से निकालना। अब ये कहना मुश्किल है कि मैं उनको सबसे पहले कहाँ मिला, कब मिला। शायद उनकी स्मृति मेरी स्मृति से सतेज होगी तो वो बता पाएंगे। लेकिन ऐसा ख्याल है कि शायद 1960 के दशक में ही हम मिले होंगे। उनकी जो किताबें हैं उनमें उन्होंने अपने जीवन का भी जो थोड़ा बहुत जायजा दिया है, उस पर से पता लगता है कि 1964 में वे दिल्ली आए थे। लेकिन 1964 में मैं दिल्ली में नहीं था, मैं तब इंग्लैंड में था। तो हो सकता है कि 1966 के बाद का जो समय है उन दिनों कहीं हो सकता है कि दिल्ली में ही मुलाकात हुई होगी। लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि मुझे अचंभा होता था पहले से ही, और कई सालों तक होता रहा, कि हिंदी में कला के विषय में ये जो पत्रिका थी दीनमान, जिसमें 10-20 साल तक कुछ न कुछ कला पर आता रहा, ये एक अनोखी सी घटना है, क्योंकि ऐसा कहीं पर किसी भी अंग्रेजी पत्रिका में भी हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं। गुजराती में हम लोग लिखते रहे, मगर हमने कभी पत्रिकाओं में लगातार नहीं लिखा, कभी कभी लिखते रहे। तो मैंने उनको बताया भी था और विनोद भारद्वाज जी को भी बताया था कि आप दोनों ने मिलकर जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो वाचक आपके जो पढ़ने वाले थे उनको कला का जायजा दिया, और वो भी दशकों तक, और करीब लगातार, मतलब हर एक अंक के अंदर कुछ न कुछ होता था, छोटा या बड़ा। तो उससे ये पता लगता है कि जैसे उस समय की जो कला की गतिविधियां थी जिसमें आप शामिल थे, तो उनके द्वारा वो सभी कला की गतिविधियां थी वो सबको अवगत हुई। मतलब इतने सारा जो पाठक समुदाय था उनको कला के बारे में जानकारी मिली। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि आपको जब कला के बारे में लिखना हो तो आप किस पाठक के लिए लिख रहे हैं। तो ये जो पत्रिका थी या दूसरी पत्रिकाएं, या समझ लो कि नवभारत टाइम्स नाम की जो वर्तमान पत्र है जहां उन्होंने लिखा, उसके पहले कल्पना में भी उन्होंने लिखा, तो आपके सामने कोई न कोई पाठक होता है। और खास करके जब आप पत्रिका में लिखते हैं तो वो पाठक कौन होता है। हो सकता है कि वो हमेशा कोई बड़े शहर का पाठक ना हो, शायद छोटे शहरों का पाठक हो, शायद कस्बों का पाठक हो, शायद गांवों का पाठक भी हो सकता है। अगर ये सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप कला के बारे में लिखना चाहते हैं, और वो भी आधुनिक कला के बारे में, तो आपको एक नई भाषा
या आपकी भाषा को कोई एक नया आकार देना पड़ता है। उसमें दो समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है कि मुझे पता नहीं कि हिंदी में कला की भाषा बनी हुई है कि नहीं, मगर प्रयाग जी से जो बात हुई और जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि गुजराती में कला की भाषा जब मैंने लिखना शुरू किया तब खास बनी हुई नहीं थी, तो कला की भाषा को बनाना पड़ रहा था। एक बात ये भी थी कि अंग्रेजी में काफी कुछ जो छप रहा था, जिसमें कला की भाषा को हमने विश्व के अन्य जो लेखक हो हैं उनसे लेकर अपना ली थी अंग्रेजी में। लेकिन हमारी भाषाओं में हमने कला के बारे में कई बार तो शब्द भी नहीं बनाए थे। तो ये एक बड़ी चुनौती थी, जो चुनौती का सामना सबको करना पड़ रहा था, और सबसे ज्यादा उन लोगों को कि जो पत्रिकाओं में लिख रहे थे। तो एक तो बात ये हुई, और दूसरी बात कि ये जो चुनौती थी उसका भी ख्याल रखना। तीसरी बात ये थी कि आपको आधुनिक कला के बारे में लिखना है। ये जो कला है जिसके बारे में कई बार तरह तरह की गलत फहमियाँ फैलती है, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि आधुनिक कला है क्या। उस जमाने में तो आधुनिक कविता के बारे में भी सवाल उठते थे। तो ये आधुनिक जो है उसका क्या रवैया है, और वो जो रवैया है उसकी जो समझ है, मतलब कि वो जो कला है, जो आधुनिक जो नए जमाने की कला है, जिसके बारे में छोटा मोटा इधर उधर हमने सुना होगा कि पिकासो नाम का कलाकार था, या तो साल्वाडोर डाली नाम का कलाकार, या विंसेंट वान गोग नाम का कलाकार। लेकिन उस जमाने में शायद लोग हुसैन, किशन खन्ना, तैयब मेहता, जो बड़े राम कुमार जैसे जो वरिष्ठ कलाकार थे, उनके बारे में भी इतना नहीं जानते थे जितना कि बाद के दशकों में हुआ। तो ये उनको एक परिचय भी देना होता था, साथ में एक नई भाषा भी गढ़नी होती थी, और दूसरा कि उस कला के बारे में भी कुछ बताना था। ये जो कला के बारे में बताना था वो क्या हो सकता है। तो प्रयाग जी का जो अनुभव था, मुझे याद है कि वो हर एक प्रदर्शनी में हाजिर होते थे, मतलब खुद जाकर जो देखते थे, कलाकार को मिलते थे, कलाकार से बातें करते थे। तो उनसे जो अनुभव, जो उनका कलाकृति के बारे में जो अपने दिमाग में गढ़ते थे, उस अनुभव की प्रतीति उनके लेखों में होती है। मैंने देखा है कि उन्होंने एक तरह से कला के साथ तो अपना नाता जोड़ दिया था। हालांकि वो साहित्य की दुनिया से आए थे और साहित्य की दुनिया में भी बने रहे, कविताएं लिखते रहे और भी लेख लिखते रहे, लेकिन कला के साथ उनका नाता मेरे ख्याल से काफी गहरा हो गया। उसका कारण ये भी है कि वो कलाकारों के साथ भी जुड़ गए थे, क्योंकि कलाकार थे वो भी ये शायद चाहते थे कि कोई उन्हें ऐसा मिले जो उनकी कला के बारे में लिखे या बाहर उसके बारे में बात करे। तो कहने का मतलब ये है कि उससे फायदा दोनों को हुआ। कलाकारों को एक ऐसा समीक्षक या ऐसा कोई
कला लेखक मिल गया जो उनके पास आकर, उनके करीब आकर, उनकी बातें सुनकर उन बातों को अपनी जबान में गढ़कर लोगों की ओर पहुंचाता था। और कला समीक्षक के लिए भी ये फायदा था कि वो कलाकार के साथ एक अंतरंगी, मतलब इंटीमेट संबंध में जुड़ गया। तो ये जो संबंध है वो किस तरह का संबंध है? दोस्ती तो तरह तरह के होती है, लेकिन ये दोस्ती के भी अंदर किसी गहराई में जाने का एक अनुभव है कि जो आप कला के द्वारा कलाकार की अपनी कला का जो अंतस्तत्व है उसके करीब पहुंचने का एक मौका जो मिलता है, वो मौका किसी न किसी तरह से ये कला समीक्षकों ने पाठकों को दिलाया। और मुझे लगता है, इसीलिए तो मुझे अचंभा हो रहा था कि इतने अरसे तक ये प्रयाग जी ये लिखते रहे और लगातार लिखते रहे, और उनको कभी नहीं लगा कि अब लिखना बंद कर दूं। आज भी लिखते हैं। तो लेखक तो अपने आप लिखता रहता है, लेकिन जो समीक्षक होता है वो कई बार क्या होता है कि एक ऐसा माना जाता है कि समीक्षक को कलाकार के करीब बहुत जाना जरूरी नहीं है। समीक्षक को जो कला है उसको देखकर या उसके अंतस्तत्व को पहचान कर उसके बारे में अपनी जबान में उसके बारे में कहना है। कई बार ये कहते हैं कि लोग कलाकारों से मिलकर इधर उधर की उटपटांग बातें करने लगते हैं, लेकिन ये बात भी सही नहीं है। हमारे देश में, पश्चिम के देशों में जो होता था कि कला समीक्षक कलाकार से कई बार दूरी रखता था, हमारे यहाँ पर कला समीक्षक और कलाकार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कुछ ऐसा संबंध बनाते थे कि जिससे मेरे ख्याल से दोनों को कुछ न कुछ मिलता था। तो इसमें प्रयाग जी का जो रोल है, मैं उनका जो योगदान है और जिस तरह से वो उसके अंदर दाखिल हुए और उन्होंने जो कुछ भी किया, उससे एक नई कला समीक्षा की सृष्टि का जैसे कि सर्जन हुआ। और मुझे लगता है कि ये जो हिंदी में हुआ, मुझे पता नहीं कि अन्य भारतीय भाषाओं में हुआ है कि नहीं। गुजराती में छोटे मोटे तौर पर हुआ है, लेकिन इस तरह का लगातार लिखना और जगहों पर नहीं हुआ, ऐसा मेरा अनुभव है। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, और जो यह बात शेख साहब कह रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में कला समीक्षा को लेकर शुरुआत में किस तरह की चुनौती रही, यहाँ पर आप में से अधिकांश यह बात भी जानते हैं कि स्वयं गुलाम मोहम्मद शेख जी भारतीय भाषा को लेकर कितने आग्रही हैं। अपनी मातृभाषा गुजराती में लगातार लिखते रहे हैं, और जो अभी बात इस शुरू में कह रहे थे कि हमें कई शब्द भी गढ़ने पड़े, तो ऐसे में एक तरफ
गुजराती में गुलाम मोहम्मद शेख और अन्य लोग जिस तरह की मेहनत कर रहे थे, दूसरी तरफ हिंदी में प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज और अन्य लोग अपने तई यह काम कर रहे थे। तो इस तरह से चित्रकला या जो कला के जो दूसरे अन्य माध्यम हैं, मूर्ति कला और तमाम दूसरे, उन पर क्रमशः एक भाषा और उसकी समझ बढ़ती गई। प्रयाग शुक्ल जी भी जुड़े हुए हैं शेख साहब। वे लिख रहे हैं आपके लिए कि आज आप सबका जो सहयोग मिला है उसे आज और अधिक प्रेम से याद करता हूं। चलिए, मेरा भी वही प्रतिभाव है। जी, और उनके हमारे, साथ मिलना हुआ। जी, हमारे शिल्पकार मदन लाल भी जुड़े हुए हैं। मदन लाल जी की भी प्रतिक्रिया आ रही है कि आज शेख सर को सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज की बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको प्रणाम कर रहे हैं। मदन लाल जी भी पूर्व की एक कड़ी में आए थे और उनके शिल्प पर किस तरह की राइटिंग प्रयाग जी ने की है, इस पर चर्चा की और कई अन्य प्रसंगों को भी यहां पर रखा। जब हम लोग कला समीक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारे एक लेखक, वरिष्ठ लेखक उदय भानु पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। वे एक सवाल भी पूछ रहे हैं, तो इसको ले लें और फिर आगे बढ़ेंगे। वे ये पूछ रहे हैं शेख साहब कि क्या आप बता सकते हैं कि आप और प्रयाग शुक्ल जी ने कला समीक्षा की भाषा को कैसे गढ़ा, किन चुनौतियों से गुजरते हुए आगे बढ़े? जी, इस पर कुछ रोशनी डालें। देखिए, प्रयाग जी ने जिन चुनौतियों का सामना किया उसके बारे में मेरे ख्याल से ये सवाल प्रयाग जी को भी पूछना चाहिए, ताकि वो बता सके कि कब, किस वक्त, किस कृति के बारे में लिखने के वक्त, किस कलाकार के बारे में लिखने के वक्त उनके सामने चुनौतियां खड़ी हुई कि हिंदी में कुछ जो शब्द जो अंग्रेजी में जो सामान्य थे वो हिंदी में लाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा या कैसे नए शब्द बनाने पड़े। मैं अपनी बात बताऊं तो कह भी सकता हूं कि गुजराती में भी यही सवाल था, क्योंकि हमारे पास वो भाषा बनी हुई नहीं थी। हमारे पास एक भाषा थी जो, जैसे कि वो संस्कृत में जो प्रयोग होते थे उससे हम लेकर कुछ न कुछ शब्द बना लेते थे, लेकिन उससे बात बनती नहीं थी। कई बार चुनौती और गहरी हो जाती थी। हम जैसे कि हम किसी चीज को सौंदर्य बोध या ऐसा शब्द लेकर आर्ट क्रिटिसिज्म के बदले में इस्तेमाल कर लेते, तो पाठकों के दिमाग में तो सौंदर्य बोध का मतलब कुछ और ही होता था कि उनको कुछ पुरानी कृतियां याद आ जाती थी। यहाँ पर आप कला समीक्षा में शायद उस किस्म के सौंदर्य बोध की बात नहीं कर रहे। कई बार आप सौंदर्य की बात भी नहीं कर रहे, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? कला के अंदर क्या छिपा हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं? ये भी बात थी कि कई बार सामान्य जो शब्द है उसके लिए भी कई बार शब्द नहीं मिलते थे। तो हमारा काम समझ लो, भाषा के गढ़ने का मतलब तो यही होता है कि हमें हमारी भाषा की जो, हमारी भाषा का जो सामर्थ्य है, हमारी भाषा के शब्दों का जो विपुल भंडार है, उसमें से चुनकर 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना, ये एक बड़ी चुनौती थी और वो बड़ी मजेदार चुनौती थी,
क्योंकि वो लगता था कि जैसे आपको किस किस्म का कोई सृजन करना है, मतलब कुछ नया आकार गढ़ना है। तो आप ये जो चुनौती थी, उसके कारण भाषा से कुछ, मुझे तो लगता है कि मेरी भाषा से तो मुझे बहुत कुछ मिला। मैंने देखा कि गुजराती में जो सामान्यतः जो साहित्यिक विवेचन होता था, उसी से संज्ञाएं ली जाती थी, उसी से सब शब्द लिए जाते थे। कई बार तो जैसे कि कला समीक्षा की भाषा सिर्फ साहित्यिक समीक्षा की ही भाषा होती थी, तो हमें कुछ अलग तरह से लिखना था और कहना था। तो एक बात जो हमने की, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि मैं अगर किसी कलाकृति को लेकर उसकी जांच करना शुरू कर दूं और अपने आप को सवाल पूछो और ये सवाल आपके सामने रखूं कि इस कलाकृति में है क्या जो मुझे उसकी ओर खींच रहा है, तो कई जवाब मिलते थे। कई बार बिल्कुल सीधे साधे जवाब मिलते थे, कई बार बड़े पेचीदे जवाब मिलते थे, कई बार लगता था कि हमारे पास इसका कोई जवाब है ही नहीं। लेकिन किसी भी चीज को अगर जांचना हो, तो मैं आपको एक छोटा सा एक नमूना उदाहरण दे रहा हूं। मैं भाषा की बात करना चाहता हूँ कि हमारे गुजराती भाषा में कई कवि हैं, लेकिन काफ़ी कवियत्री, मतलब महिला कवि भी है। उसमें से एक जो लोक कवि है, उनका नाम है लीरल बाई, अगर मुझे सही याद हो तो। उन्होंने एक बात कही है, वो मुझे इसके इस मामले में ज़्यादा योग्य लगती है। ये है, उन्होंने बोला कि कुछ लोग जो होते हैं वो गुजराती में कहती है देखंदा, मगर देख मतलब हुआ कि देखने वाले। फिर कहती है कि नहीं, कुछ और जो होते हैं वो निरखंदा होते हैं, मतलब निरखंदा मतलब निरखने वाले होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो कहती है कि वो परखंदा होते हैं। उसका मतलब ये कि जो परख करने वाले होते हैं। आप सोचिए, कला की भाषा के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त है कि लोग कोई ऊपर ऊपर से देखते हैं, मगर देखते हैं, सिर्फ देखते हैं और कुछ नहीं करते। दूसरे जो निरखते हैं वो उसके अंदर दाखिल होते हैं, अंदर से कुछ निकाल कर ले आते हैं। उनको लगता है कि एक ही नज़र में सब उसका जायजा नहीं होगा, दोबारा 3 बार, 10 बार, 25 बार देखना जरूरी है। अगर आप ये करोगे तो आप शायद कहीं पर, अंग्रेजी में जैसे परसेप्शन कहते हैं, तो आप कोई परसेप्टिव बात निकाल पाएंगे, मतलब कि निरखने की बात निकाल पाएंगे। और उसके अलावा अगर कोई बात अगर देखनी है, तो वो जो आपको दिखा है उसके अंदर भी कोई एक अंतस्तत्व है। अगर आपको कहीं पर उसकी पहचान हुई, आपने देखा, सोचा, समझा, और अगर उसके बारे में अगर आप और उसकी उस अनुभव को आप अपने शब्दों में गढ़ पाए, तो शायद आप वो परखने वालों की कोटि में पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लिखने का काम आसान नहीं है। देखने का काम तो सीधा है, निरखने का काम जरा गहरा है, परखने का काम भारी है, महंगा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार लिखना पड़ता है, लिख कर निकालना होता है। या तो आपको ऐसे लेखकों को पढ़ना पड़ता है कि जिनके पास से आप ये सीख पाए।
मैंने ऐसे कई लेखकों को देखा, मतलब समझ लीजिए कि आनंद कुमार स्वामी जो जिन्होंने भारतीय कला के बारे में अद्भुत सा लिखा है, लेकिन यूरोपीय अनुभव के बारे में जितना जॉन बर्जर जैसे लेखक ने लिखा है वैसा बहुत कम लोगों ने लिखा है। और मुझे वो सीखने को मिला कि ये चित्र के अंदर से उन चीजों को निकाल के लाता है जो सामान्यतः देखने वालों को नजर भी नहीं आती। तो ये बात है। तो मैं कहना ये चाहता था कि जो समीक्षक है वो जो लगातार लिखता रहता है, जिसे हमेशा कलाकृति के सामने खड़ा होना होता है, कलाकार के साथ भी खड़ा होना होता है, और कई बार समीक्षक और कलाकार दोनों एक ही भूमि पर खड़े हो जाते हैं, तब शायद कहीं न कहीं छोटा मोटा साक्षात्कार होता है। तो उस साक्षात्कार को शब्द रूप देने की जो बात है वो काम छोटा मोटा नहीं है। और ये भी काम अगर आप सामान्य पाठक की भाषा में करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, और ये भी बात आप अगर लगातार करना चाहो तो आप कैसे करते रहोगे। ये चुनौतियां जो है, ये चुनौतियों झेलने का वो समय था। मैं अपनी ओर से अपनी बात कर रहा हूँ, प्रयाग जी शायद अपनी ओर से अपनी बात भी कर सकते हैं। जी, बहुत ही बहुत ही मानीखेज बातचीत हो रही है शेख साहब, और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और भूपेन खक्खर जी की ओर लौटते हैं, जिन पर आपने एक पूरा अध्याय भी लिखा है अपनी पुस्तक निरखे वही नजर, जो मैं दिखा रहा हूं मित्रों को। उसमें भेरू भी आप उन्हें कहा करते थे। यह बात इसलिए भी उठा रहा हूं भूपेन खक्खर जी की कि जब वर्ष 1994 में पहली बार प्रयाग शुक्ल एक शो क्यूरेट करते हैं जिसमें तमाम लोगों के काम आते हैं, रजा के, स्वामीनाथन जी के, भूपेन जी के, आपके, जोगेन चौधरी के, अर्पिता जी के, परमजीत जी के, सभी लोगों के, तब आपने इस क्यूरेशन के लिए भूपेन खक्खर जी से बातचीत की थी और उसे वहां भेजा था, जो उस कैटलॉग में भी आया। आज हम लोग यह प्रयास कर रहे थे कि वह कैटलॉग मिल जाए तो उस बातचीत के कुछ अंशों को यहाँ पर पढ़ा जाए अपने मित्रों के लिए, लेखकों और कलाकारों के लिए। लेकिन प्रयाग जी के पास भी वह मतलब फिलहाल नहीं मिल पाया, कहीं ज्यादा ही सुरक्षित हो गया है, काफी सामग्री है। तो उस दौर को याद करें, उस बातचीत को, और उसके बहाने भी कुछ और चीजें खुलेगी। जी नहीं, मुझे आप किस घटना की बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं कौन बता सी रहा हूँ। प्रदर्शनी थी, कहाँ जी थी, किसने क्यूरेट किया था? आप अगर ठीक तरह से बताएं तो शायद मैं अपनी स्मृति को टटोल लूंगा। जी जी 1994 में 1994 में प्रयाग शुक्ल पहली बार एक बड़ा क्यूरेशन लगाते हैं, एक कलाओं का एक बेहतरीन, और उसमें एक मेगा शो क्यूरेट करते हैं जिसमें सभी लोगों के काम आए थे। उसमें आपके भी थे, रजा साहब के भी काम थे, स्वामीनाथन जी के भी काम थे। वह जो शो हुआ था वह गैलरी स्पास में हुआ था शेख साहब। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे याद आ गया। जी जी वो जी कलाकृतियां, मैं आपको एक उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा जी कि उसमें वो सिर्फ रेखाकृति मतलब जी रेखाकृति, ड्राइंग के बारे में बात कर रहे थे। ड्राइंग्स थे, राइट, उन्होंने बिल्कुल राइट। ड्राइंग के पर एक क्यूरेटिव एक एग्जीबिशन क्यूरेट किया था
जिसमें मैंने भी अपनी कृतियां भेजी थी और भूपेन ने भी शायद भेजी थी, औरों जी ने भी भेजी थी। और उस वक्त उन्होंने या हम दोनों से पूछा था कि क्या इसके बारे में कोई बात हो सकती है। तो उसमें दो बातें थी, अगर आप चाहें तो वो बात मैं करूं। जी जी बिल्कुल, ड्राइंग्स 94 की बात कर रहा हूँ। जी जी जो ड्राइंग एग्जीबिशन थी उसके बारे में हमारे दो अलग ख्याल थे, मेरा और भूपेन खक्खर का। उसमें ऐसा था कि भूपेन खक्खर को अपनी स्केचबुक में हमेशा रेखांकन करने की आदत थी। वो हर रोज कुछ न कुछ रेखांकित करता था, मतलब कि ड्राइंग बनाता था हर रोज। अब मैं वैसा नहीं कर रहा, मैं कभी कभी ड्राइंग बनाता हूं। ये भी नहीं कि मैं हमेशा ड्राइंग स्केच बुक में बनाऊं। स्केच बुक होती थी, स्केच बुक तो हम सब लोग रखते हैं, मैं तो कहीं और जगह पर भी बनाऊंगा। कई बार ये भी मुझे होता था कि मुझे सिर्फ ड्राइंग करना है, तो मैं समझ लो कि एक बड़ा कागज लेकर 6 फुट का और ऊपर सीधा ही ड्राइंग करने लग जाता था। तो हमारे बीच जो बहस हुई थी वो इस बात की बहस हुई थी कि ये स्केच पर से बनाया हुआ कोई ड्राइंग हो, मतलब जो ड्राइंग हो उसका कोई एक पूर्व स्वरूप भी हो, या जो ड्राइंग हो वो अपना अलग, उसका अपना अलग स्वरूप हो, एक इंडिपेंडेंट, मतलब उसका कोई दूसरा स्वरूप ना हो, सिर्फ ड्राइंग ही हो। तो हम दोनों इसके बारे में काफी बात करते रहे। कई बार हम दोनों की बातें एक दूसरे के साथ मिलती रही, कई बार हम एक दूसरे से अलग भी होते रहे, लेकिन उस उसका मजा भी बड़ा आया था। तो ये जो बात है, ये संवाद जो है वो उस कैटलॉग में छपा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रयाग जी ने उस कैटलॉग में इस संवाद को छापा है। मतलब कोई दो कलाकार जो अपनी अपनी बात बताते हैं, उस बात का उसके अंदर काफी उसकी का विशद चर्चा है। चर्चा मतलब डिस्कशन है। जी। और इसी बातचीत के क्रम में आज हम लोग इस कैटलॉग को भी ढूंढ रहे थे, जिसमें सफलता नहीं मिल पाई, ड्राइंग्स 94 वाला जो कैटलॉग है। दूसरा, हम शेख साहब आपके उन पत्रों को भी ढूंढ रहे थे जो आप लंदन से प्रयाग सुकू जी को लिखा करते थे, कुछ एक पत्र। ओह, मेरे पास हाँ तो नहीं है, मुझे याद भी नहीं है। उनके पास है? है, बिल्कुल है। और हमें उम्मीद थी कि वे पत्र मिलते तो हम उसे भी यहाँ पढ़ते। तो बहरहाल वे पत्र तो अभी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कभी मिलेंगे ही और किसी कार्यक्रम में उसे भी पढ़ेंगे। तो उन दिनों को कुछ याद करें, लंदन जब आप स्कॉलरशिप पे गए और प्रयाग सुकू जी को और तमाम लोगों को पत्र लिखते होंगे, याद आती होंगी कई सारी चीजें। तो उस दौर को याद करें, उस बहाने प्रयाग जी भी आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे, तो एक अच्छी चर्चा होगी। जी अब देखिए, प्रयाग जी को पत्र लिखे या कितने लिखे वो मुझे कुछ याद नहीं है, बिल्कुल अभी कुछ याद नहीं है। जी हो सकता है कि मैं अपनी हिंदी साफ करने के लिए हमारे हिंदी भाषी लेखकों के साथ कुछ संवाद बनाए रखना चाहता था, तो उनको लिखा हो। स्वामीनाथन को भी चिट्ठी लिखी थी, मैं हमेशा हिंदी में ही लिखता था स्वामीनाथन को, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा हिंदी में ही बात करता था। तो जब मैंने उन पर वो जो लेख लिखा है, मित्र को पत्र, वो भी मैंने खुद ने अपनी हिंदी में लिखा है। तो ये हो सकता है कि मैंने कुछ कुछ बातें जो उस वक्त मुझे सूझी हो और मुझे वो लिखने का मन हुआ हो और मैंने प्रयाग जी को लिखा हो,
मगर मेरे पास अभी मेरी कोई अभी वो मेरी स्मृति में नहीं है। मैं पत्र जरूर काफी लिखता था। अभी मुझे 2 पत्र मिले हैं, 2 लंबे पत्र उस जमाने के, जो मैंने मेरे गुरु वर्य जो होते थे, मतलब मेरे गुरु जैसे जो साहित्यकार सुरेश जोशी, जो कि वो क्षितिज नाम की पत्रिका चलाते थे, जिसमें जिसका जिसके जिसमें कला के बारे में सब कुछ कारोबार जो उसका होता था वो मैं संभालता था, तो उनको लिखे थे। तो उसमें जो लिखा है वो ये है कि मैं जहाँ जहाँ गया, जैसे कि मैं जर्मनी में घूम रहा हूँ, आपको शायद पता होगा या पता नहीं कि मैं कई बार हिचहाइक करता था। मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं रास्ते में खड़ा होकर लोगों से लिफ्ट मांगता था। उस जमाने में सब जवान लोग यही करते थे और लोग उन्हें लिफ्ट देते थे और उनको दूसरी जगह पर पहुंचा देते थे। तो मैं कई जगहों पर इस तरह से घुमा हुआ हूँ। घूमने के वक्त में हमेशा म्यूजियम में जाता था। म्यूजियम की जो कृतियां होती थी उसके बारे में मैंने पढ़ रखा था, तो वो देखकर मैं अपने मित्रों को और औरों को चिट्ठियां लिखता था। हो सकता है कि मैंने ऐसी कोई जगह पर से प्रयाग जी को चिट्ठियां लिखी हो। और निश्चय ही वे पत्र जब हमें मिलेंगे तो उसे यहाँ रखेंगे और अच्छा लगेगा। इस बहाने से वह काल, वह समय भी जीवंत हो सकेगा। और साथियों, अब हम लोग रेखांकन से चित्रों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रयाग शुक्ल जी की प्रतिक्रिया आ रही है शेख साहब। वे लिख रहे हैं कि आपके 3-4 पत्र हैं मेरे पास। चलो, आपको मिल गया जो चाहिए था। हाँ, तो अब हम कुछ पेंटिंग्स पर बात करते हैं आपकी, कि आपकी उन कलाकृतियों पर प्रयाग शुक्ल जी क्या सोचते हैं। तो मैं एक आध अंश पढ़ता हूं उनके लिखे हुए को। इससे यह बात भी समझ में आएगी कि जब हम लोग शुरू में कला समीक्षाओं पर बात कर रहे थे, उसकी चुनौतियों पर बात कर रहे थे, तो जो आप कह रहे थे बात की, बार बार लिखना है, देखना भी है, निरखना भी है, परखना भी है। और परखना सबसे भारी काम है और बार बार परखना है। कुछ लिखते हुए भी लगातार उन चुनौतियों का सामना भी करना है। ऐसे में एक पीस पढ़ रहा हूं प्रयाग शुक्ल जी का लिखा हुआ, जो आपके कामों पर है। यह पीस नवभारत टाइम्स 24 मार्च 1991 में प्रकाशित है। तो उसके कुछ अंश पढ़ता हूं जो आपके चित्रों को लेकर है। प्रयाग शुक्ल जी लिखते हैं, शेख के चित्रों में सीधी सादी मानव आकृतियां भी हैं, और वे आकृतियां भी जिनकी कई संस्कृतियों में कल्पना आधी मानुष और आधी पशु आकृति के रूप में की गई है। जहां आपको कुछ टिप्पणी करनी होगी कीजिएगा शेख साहब, इससे यह चर्चा और ये हो जाएगी, इसमें और एक बल आ जाएगा। शेख के चित्र सबसे पहले तो हमें रंगों के एक गहन अनुभव में डुबोते हैं। गहरी बात लिख रहे हैं। शेख के चित्र सबसे पहले तो हमें रंगों के एक गहन अनुभव में डुबोते हैं, और जब एक रंग राग हम पर तारी हो जाता है, तब वे हमें उन दृश्य खंडों में ले चलते हैं जहां कुछ न कुछ घटित हो रहा है। लाल, नीला, पीला, बैंगनी उनके प्रिय रंगों में है। अब एक कला समीक्षक एक कलाकार के टेस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आपके प्रिय रंग क्या क्या हैं? एक समीक्षक के रूप में प्रयाग जी लिख रहे हैं कि लाल, नीला, पीला, बैंगनी उनके प्रिय रंगों में है। तो आप अपनी राय दीजिएगा कि उससे हमें ज्यादा मजा आएगा कि समीक्षक किस निकटता तक पहुंच रहा है और कलाकार क्या सोच रहा है। बेशक आप बाद में दीजिएगा, असहमत भी हो सकते हैं।
जी। नहीं, ये जो कला समीक्षक या दूसरा जो क्या बोलते हैं दर्शक कृति को देखता है, उसको जो देखता है वो उसके लिए बिल्कुल सही है, उसका मेरे लिए सही होना जरूरी नहीं है। कलाकार जो करता है वो एक कृति बना के जब उसको खत्म कर देता है तो वो भी थोड़ा उससे बाहर निकल जाता है, और जब कलाकार अपनी कृति को देखता है तब वो भी एक दर्शक हो जाता है। जी। तो जो बिल्कुल। वो दर्शक और है जिसने चित्र बनाया नहीं है, और जो दर्शक वो है जिसने चित्र बनाया है, उनकी दृष्टि कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। ये तो होगा ही, क्योंकि हर एक की दृष्टि एक नहीं होती, और आप किस पहलू से देख रहे हो, आप कहाँ से देख रहे हो, ये भी देखना होगा कि उस समय आपके दिमाग में क्या था। वो भी अगर आप बता सकते हो तो वो साफ मतलब वो नजर आएगा। लेकिन मैं कहना यही चाहता हूं कि अगर समीक्षक कुछ देखता है तो उसने उस समय जो देखा है उसके बारे में मेरा कोई विवाद नहीं है, जी। क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है। तो उनको अगर ये रंग दिखाई दे रहे हैं तो वो है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रंग मेरे चित्रों में नहीं है, ऐसा तो कौन कहेगा। कलाकार तो कई रंगों का इस्तेमाल करता है, ये 4 रंग तो है मगर चारों के और भी। लेकिन एक बात सही है, जब मैं अपने चित्रों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे अरसे होते थे जब मुझे पीले रंग का बड़ा आकर्षण होता था, मगर पीला रंग एक तो होता नहीं है। एक तो जो नींबू सा पीला होता है, हम जिसे लेमन येलो कहते हैं, और एक जो समझ लीजिए कि क्या कौन सा आम का जो नीला पीला होता है वो एक नहीं होता, वो क्रोम येलो की तरह होता है। सचमुच तो पीले के अनेक प्रकार हैं, और मुझे एक जमाने में लगता था कि ये पीला जो रंग है वो हमारे अनुभव या हमारी स्मृति का रंग है। क्यों? मुझे लगता है कि हमारे देश में जो सबसे ज्यादा गहरा अनुभव मेरे जैसे मनुष्य को और दूसरे मनुष्य को होता है, वो अनुभव है रोशनी का या धूप का। रोशनी या धूप जब आपको लगती है तो आपको क्या दिखता है? मुझे लगता था कि पीला जो है वो कहीं ना कहीं धूप के साथ मिला हुआ है। तो वो मेरे जो चित्र थे 1900 आपको बताऊं 69 क्या बोलते हैं 96 और 70 72 तक मैंने जो 4 5 साल तक कई चित्र बनाए, उसमें उस किस्म के तरह तरह के पीले रंग का मैंने इस्तेमाल किया है। तो एक बात तो सही है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसा भी वक्त आया जब मैंने लाल रंग का काफी इस्तेमाल। लाल भी तो एक नहीं होता, अनेक लाल होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि मिर्ची का लाल एक होता है, और जो फूल का लाल होता है, अलग अलग फूलों के लाल रंग होते हैं, वो सभी अलग, सिंदूर अलग होता है। सही बात है। कितने लाल है, हम ये जो दुनिया में रंगों की दुनिया में देखते हैं तो हमें हजारों रंग दिखते हैं, एक नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब 2 लाल आप मिलाते हैं तो उसमें से तीसरा लाल बनता है। लाल में अगर दूसरा रंग मिलाओ तो भी वो तो तीसरा लाल बन जाता है। तो इस तरह का हर वक्त होता रहता है। हर एक कलाकार को ये अनुभव होता है। जैसे संगीतकार एक तर्ज को लेकर बार बार जब दोहराता है तब वो उसके अंदर से दूसरी तर्ज निकल के आती है।
उस तरह से नए नए रंग निकल के आ जाते हैं। तो ये तो एक अनुभव है ही। तो हो सकता है कि किसी जैसे कि मैंने भोपाल में जो म्यूरल बनाया है उसमें लाल रंग का महत्व बहुत है। शायद कुछ और चित्र भी आपको मिलेंगे कि जिसमें मैंने लाल रंग का इस्तेमाल किया है। और नीले का भी मैंने कुछ ऐसे अरसे थे जब मुझे लगता था कि मुझे ये नीले को कहीं ना कहीं ढूंढना है। सचमुच शब्द का इस्तेमाल करूँ तो मुझे लगता था कि मुझे नीले को परखना है। ये नीला है क्या, नीले के अंदर नीलापन जो चीज है वो क्या है। तो सिर्फ आप उसका इस्तेमाल करके ही जान सकते हैं। आपके हाथ पर नीला रंग लगे उससे कुछ पता नहीं लगे। जब आप किसी आकृति के साथ मिलाकर जब उसको दूसरे नीले के साथ मिलाओगे तब आपको पता लगेगा कि वो कैसे बदलता है और उसके क्या रूप निकलते हैं, वो अनुभव होता है। तो हो सकता है कि वो भी मैंगनी भी शायद मैंने उसी तरह से इस्तेमाल किया हो। तो मैं प्रयाग जी की बात को इस तरह से अपनी ओर से समझने की कोशिश अगर करूं तो ये है। दूसरी बात, देखिए मानव आकृति में मेरी दिलचस्पी तो पहले से गहरी है। मुझे लगता था कि मुझे कहीं न कहीं मानव आकृति के कोई रूप को, स्वरूप को ढूंढना है जो जो मैं अपनी नजर से ढूंढ पाया हूं। तो ये तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता था कि मनुष्य जो होता है सिर्फ मनुष्य नहीं है। मनुष्य का जो दिमाग है, उसकी जो कल्पना है, उसके जो स्वप्न है, उसमें अनेक तरह की आकृतियां होती है जिसमें मनुष्य पंछी के साथ मिल जाता है, मनुष्य जानवर के साथ मिल जाता है, मनुष्य पेड़ के साथ मिल जाता है। तो मुझे ये जो संबंध बनता है उसमें बड़ी दिलचस्पी, गहरी दिलचस्पी थी। तो कई चित्र जो बनाए उसमें ये जो प्रकृति के जो रूप है, या तो ये जो आ, क्या कहते हैं जैसे प्राणी स्वरूप जो है, या पक्षी स्वरूप है, या पंख वाले जो स्वरूप है, उनमें भी मेरी दिलचस्पी थी। तो मैंने उनको भी साथ में गढ़ लिया है। तो उन्होंने जो कहा है वो देख के ही कहा है। मेरी जो कृतियां हैं उसमें से आपको ये सब छोटा मोटा नजर आएगा। जी। और इसी पीस में से कुछ और अंश पढ़ता हूं। अब शुरू के कितनी कुछ बात अंश करनी है, और भी बातें हैं। 15 मिनट बात करके हम लोग अब समाप्ति की ओर ही बढ़ रहे हैं। इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। काफी बात कर ली। मैं सिर्फ जी। यही कहना चाहता था कि मैंने जब उनकी ये किताब देखी तो उन्होंने खंड बनाए हैं। एक जो खंड है वो अवदान है, दूसरा खंड है परख। मैं जो बात कर रहा था वो जी। इसमें है। तीसरा खंड जो है उसको वो मूल्यांकन कहते हैं। चौथा खंड है उसको आप संवाद कहते हैं। पांचवा खंड है उसको आप विमर्श कहते हैं। छठा खंड है उसको आप पश्चिमी कलाकार और कलाकार कहते हैं, कला और कलाकार कहते हैं। सातवां खंड है वो स्मरण है, और आठवां खंड है वो विविधा है। देखिए समीक्षा के कितने रूप हैं। समीक्षा सिर्फ मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होती। समीक्षा का अगर हम हमारी भाषा में, हिंदी में या गुजराती में अगर देखें तो उसके अनेक स्वरूप हो सकते हैं। तो उन्होंने इतने सारे स्वरूपों को तरह तरह से निहारने का या स्वरूपों को टटोलने का, खोजने का एक प्रयत्न किया है। तो ये जो है ये समीक्षा इसकी, और समीक्षकों को देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से ये काम किया है। तो ये जो है एक किताब है जो एक तरह से मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं जब पढ़ रहा था तो उन्होंने जो 10 साल में 20 साल में लिखा है उस पर से मुझे लगा कि जैसे कि वो उस समय का इतिहास है। तो इसमें एक एक लेख में इतिहास की एक कड़ी है। अगर वो कड़ियों को मिलाएं तो आपके सामने उस समय का एक सुश्लिष्ट ऐसा इतिहास खड़ा हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल से जो लगातार लिखते रहते हैं, जिन लोगों ने लिखा है, जिसमें पराग जी अग्रणी है, तो उनके उनके लेखन में ये जाहिर होता है। जी। मेरे ख्याल से एक मुझे जो कहना था वो तो मैंने काफी कुछ कह दिया है। अगर आपको कोई खास सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। जी जी, एक प्रश्न आ रहा है अनिल राय जी का। वे पूछ रहे हैं, पहले तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस रोचक चर्चा के लिए, और आगे भी कहते हैं कि कला के संदर्भ में प्रयाग जी की नई पुस्तक हुसैन की छाप में उनकी यादें, हुसैन के साथ और अन्य खंड में कला संबंधित प्रयाग जी के विचार पर भी शेख साहब कृपया रोशनी डालें। हुसैन हुसैन साहब की के बारे छाप। में तो प्रयाग जी ने साफ साफ लिखा है। उनके काफी गहरे अनुभव थे, उनकी करीबी जानकारी थी, और समझ लीजिए कि उसकी कुछ गहराइयां भी थी जो उन्होंने टटोलने की कोशिश की है। और इसी में मैं आपको बताऊं कि लेख है जिसमें देखिए, ये गांव की और हुसैन, क्या हुसैन रंगों से उकता गए हैं, बड़े आकार में हुसैन, हुसैन के घोड़े, हुसैन के साथ मिथक का यथार्थ बहुमूल्य व्यक्तित्व। मतलब उन्होंने 5 से 6 लेख लिखे हैं हुसैन के बारे में। तो ये तो आपके सामने है, अगर आपको देखना है तो मुझे उसमें दाखिल होने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक आपकी तरह एक दर्शक हूँ या पाठक हूँ। तो मैं वो जो पढ़ता हूँ तब मुझे लगता है कि यहाँ ये जो समीक्षक है वो एक कलाकार की करीबी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और कहाँ तक वो करीबी निकल आती है वो उनके शब्दों से जाहिर होता है। तो ये तो बहुत कुछ है जो आप उनकी किताब से ढूंढ पा सकते हैं। मेरे साथ मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप भी ढूंढ सकते हैं। मतलब दो शब्द जो आपने बनाए हैं कि हुसैन के, आपने बोला क्या, हुसैन के पास और हुसैन के साथ। जी। तो हुसैन हुसैन के साथ और हुसैन की छाप। हुसैन की छाप हुसैन की नाम से। छाप का मतलब तो यही होगा कि हुसैन, मुझे ये लेख याद नहीं है मगर हो सकता है कि ये हुसैन के चित्रों की कोई जो असर है उसके बारे में है। और हुसैन के साथ है, जो मैं कह रहा था, जो हुसैन के साथ वो करीबी, मतलब जो सामीप्य वो जो ढूंढ रहे थे उसके बारे में उन्होंने जो उनके जो अनुभव है वो इन लेखों में शामिल है, वो दिख रहे हैं, मतलब वो साफ साफ जाहिर है। तो जी। उसके बारे में हुसैन। मेरे को ज्यादा रोशनी डालने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेख में पर्याप्त रोशनी है। जी। और हुसैन की छाप नाम से एक किताब है प्रयाग शुक्ल जी की, जिसमें हाँ। कल भी चर्चा हो रही थी, और जिसमें कई सारे आलेख प्रयाग जी के हैं और कुछ अनुपूरक सामग्री में कुछ अन्य कला समीक्षकों के भी उन पर आलेख हैं। एक और बात करके हम लोग अब इस चर्चा को समाप्त करेंगे, समय भी हो गया है। एक महत्वपूर्ण आलेख है प्रयाग शुक्ल जी की, समकालीन कला में पशु पक्षी। अपने इस आलेख में, यह आलेख भी कला की दुनिया में संकलित है शेख साहब, तो उसमें वे हाँ। कई चित्रकारों के माध्यम से बात करते हैं, तो वो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। जी। प्रयाग शुक्ल जी लिखते हैं, रविंद्रनाथ, नंदलाल बसु, यामिनी राय और विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे चित्रकारों के काम में तो हमें इनकी उपस्थिति मिलेगी ही। ये पशु पक्षियों की बात कर रहे हैं। रविंद्रनाथ, नंदलाल बसु, यामिनी राय और विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे चित्रकारों के काम में तो हमें इनकी उपस्थिति मिलेगी ही। हम पाएंगे कि हुसैन के घोड़ों
और स्वामीनाथन के चिड़िया रूपों की भी अनदेखी नहीं हुई और की भी नहीं जा सकती। और इसी क्रम में भी आगे लिखते हैं, फिर अर्पिता सिंह, लक्ष्मा गौड़, गुलाम मोहम्मद शेख, माधवी पारेख, मंजीत बाबा, जोगेन चौधरी और अमिताभ दास जैसे चित्रकार भी हैं जिनकी कला में पशु पक्षियों की दुनिया कई तरह से प्रकट हुई है। वह कहीं स्मृति संदर्भों में है, कहीं परिवेश के जरूरी हिस्सों की तरह, कहीं कल्पनाशील हैं और कहीं प्रतीकात्मक। कुछ कलाकारों के काम में तो हम किसी चौपाए या पक्षी को अमुक पक्षी या अमुक चौपाए की तरह पहचान भी सकते हैं। स्वामीनाथन की चिड़िया अनाम है, लेकिन अर्पिता सिंह के यहाँ बत्तख बत्तख ही है। मंजीत बाबा के चित्रों में गायों के झुंड हैं, नेवला है और घोड़ा है। इस तरह से और कई बातचीत वे करते हैं। तो वही जो बात हो रही थी कि चित्रकारों पर और इस तरह के चित्रों पर कैसे बातचीत की जाए, कैसे लिखा जाए, इसके लिए हमने यह वानगी रखी। कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, आपने जो पढ़ा बिल्कुल साफ है। प्रयाग जी जी ने जो कहना था वो कह दिया है सबके जी बारे में। जी। मतलब कि और उन्होंने एक स्वामीनाथन की चिड़िया के बारे में और अगर अर्पिता की चिड़िया के बारे में कहा है तो वो बिल्कुल साफ है। साफ है, बिल्कुल। बिल्कुल। जी जी, बड़ी बात है कि उनकी चिड़िया अनाम है स्वामीनाथन की, मगर अर्पिता सिंह की चिड़िया स्पष्ट है, बत्तख है। तो एक छोटी बात है, लेकिन एक कहने का जो तरीका है सीधे पाठक उसको समझ सकता है। एक आम पाठक भी जब इन आलेखों को पढ़कर जाएगा तो उसे उन चित्रों को देखने में, वे चित्र कई जगहों पर उपलब्ध हैं, तो उसको सुविधा होगी। तो जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या काम के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें कैसे इस तरह की टिप्पणियां मदद करती हैं। एक और तो वही सवाल मैं कह रहा था कि जी, उन्होंने ये पाठकों के लिए अपनी भाषा बनाई थी। हाँ जी जी। और एक सवाल और आ गया है उदय भानु पांडे जी का। वे लिख रहे हैं, हर धर्म में ईश्वर को निराकार माना गया है, फिर भी चित्रकार आकृतियों को इतना महत्व क्यों देते हैं? इसका अगर जवाब दो तो 1 घंटा लगेगा। कुछ तो कहिए जी। महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, ये सीधा सवाल नहीं है। सीधा सवाल देखिए, नहीं। ईश्वर को निराकार माना गया है, मगर हमारे देश की जो कला है उसमें ईश्वर के हजारों स्वरूप दिखाए हैं। आप मुझे निराकार के कितने चित्र बने हैं वो बताइए, और आप मुझे देव देवों के, ईश्वर के या भगवान के अनेक स्वरूप के कितने शिल्प बने हैं वो बताइए। निराकार के स्वरूप आपको बहुत कम मिलेंगे। आपको जो शरीरस्थ क्या कहेंगे उसको, जो बॉडी वाला, जो जिसके अंदर शरीर है, जिसके या तो शरीर में जो देव है जी या देव जो शरीर के द्वारा दिखते हैं, उसके स्वरूप दिखाई देते हैं। कितने स्वरूप दिखाई देते हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, दोनों बात सही है। जाइए, अगर तंत्र में श्रद्धा रखने वाले, या तो जो तंत्र की जो विद्या थी उसमें बात होती थी तत्वों की। अब अगर तत्व का आपको चित्रण करना है तो आप कैसे करोगे? तत्व के लिए आपको कोई ऐसा दृश्य प्रतीक ढूंढना पड़ेगा। दृश्य प्रतीक आपको शायद ज्यामितिक या भौमितिक मिल सकता है कि गोलाकार के लेकर कुछ बनाए, या आपको शायद कोई फूल ढूंढना पड़ेगा, फूल का आकार ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि कमल है वगैरह वगैरह,
या आपको कोई चिड़िया या कोई जानवर तो इस तरह के आकार बने, मगर ज्यादातर हमारे यहाँ पर, हमारे देश में, मैं तो कह रहा हूं कि विश्व की कला में जो निराकार के रूप है वो सब साकार है। निराकार अंदर शामिल है, साकार के अंदर भी निराकार बैठा हुआ होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि साकार और निराकार एक दूसरे से अलग है या एक दूसरे के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। ढूंढना हमारा काम है। अगर मैं समझ लीजिए कि एलोरा के शिव की शिल्पकृति को देख रहा हूं, तो वो पूरी, मतलब उसमें पूरा शारीरिक रूप है, संपूर्ण शारीरिक रूप है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन संपूर्ण शारीरिक रूप के अलावा अगर मैं निरखना चाहूं, परखना चाहूं, तो मैं कहीं पहुंच सकता हूं कि शिव के स्वरूप का कोई ऐसा अंश है जो इस रूप के अंदर मिला हुआ है, तो शायद मुझे भी उसकी झांकी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको जाना पड़ता है, वहां देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो मेरा कहना यह है कि एंटेगोनिज्म निराकार और साकार का करना वो सही बात नहीं है। एंटेगोनिज्म मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो। साकार में निराकार, निराकार में साकार, दोनों। और कलाकार के लिए ये दोनों सामग्री है। दिस इज मटेरियल फॉर द आर्टिस्ट टू आर्टिकुलेट, टू वर्क, टू मेक इमेजेस। तो वो उससे वो अपनी आकृति गढ़ता है। वो कई बार साकार करता है, मगर उसके अंदर निराकार के अंश को भी साथ में गढ़ लेता है। कई बार वो ऐसी आकृति बनाता है कि जिसके अंदर कोई ऐसा, आप जिसको नाम दे सको, ऐसा कोई रूप नहीं होता, फिर भी उसके अंदर उसके अंश होते हैं जो आपको, आपकी स्मृति को जागृत करके दिखाते हैं कि उसका कोई दूसरा साकार स्वरूप है। लेकिन ये लंबी बात है, उसके बारे में और चर्चा करने से मेरे ख्याल से बहुत देर हो जाएगी। सिर्फ हम कला की बात करते हैं, और कला में साकार निराकार दोनों का महत्व है। साकार का महत्व हमारे कलाकारों ने ज्यादा देखा है, जो कि हमारी कला साबित करती है। जी, शुक्रिया शेख साहब कि आपने समय निकाला और यह बातचीत संभव हुई। और जब साकार और निराकार की बात हो रही है, तो यहीं पर आपकी बहुचर्चित श्रृंखला पेंटिंग्स की कबीर भी याद आ रहे हैं। कबीर पर तो आपने मित्रों, आप देख सकते हैं, वे सभी चित्र इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। पूरी श्रृंखला है गुलाम मोहम्मद शेख जी की, और वो बड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो हर कलाकार अपने हिसाब से इस तरह की विषयों से, इस तरह की विषय वस्तुओं से निपटता है, उससे सामना करता है उसका, और अपने हिसाब से उसका हल भी निकालता है। अपने हिसाब से अपने जीवन को जीते हुए अपने भावों को भी उकेरता है, और उन भावों में उसकी अपनी दृष्टि भी होती है। तो आज की चर्चा मित्रों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस बातचीत को विराम देते हैं। प्रयाग शुक्ल जी पर यह एकाग्र महत्वपूर्ण रहा, और इस कड़ी में शेख साहब को सुनना सचमुच में ही सुखद रहा। एक प्रतिक्रिया में ले लूं, सरोज मिश्र जी लिख रही हैं आपके लिए शेख साहब कि आपके गहरे वक्तव्य से आज की शाम रंगों सी उजली हो गई है। बहुत सुंदर। तो हम शुक्रिया। सभी लोग आज आर्टिस्ट शुक्रिया। के रंग में रंग गए हैं। और ये आर्टिस्ट को आता है तो ऐसा ही होता है कि हम यथासंभव उसके रंगों में रंगने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मित्रों का, तमाम दर्शकों का और आपका। नमस्कार। मित्रों, कल इस एकाग्र की अंतिम कड़ी है, और उसमें हम स्वयं प्रयाग शुक्ल जी को सुनेंगे।
नमस्कार।